welcome to student to Commerce Learning Point. My name is टीना मालाकार. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. क्योंकि अपन को कुछ पढ़ने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए पढ़ना है. अगर आपको कुछ सीखने के लिए पढ़ना है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे ताकि आपको मैं मोर इफेक्टिव वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं. तो आज का टॉपिक है लेखांकन की अवधारणाएं तथा प्रथाएं, यानी लेखांकन के सिद्धांत क्या होते हैं. ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जिस प्रकार अपन कुछ पढ़ने के लिए पहले अपन को उसका बेसिक सीखना होता है. जैसे अपन ने जब अपन एलकेजी यूकेजी में थे तो अपन ने क्या सीखा था, एबीसीडी, क ख ग ये आ ई, ये सभी सीखना जरूरी था कि ताकि अपन लाइफ में आगे पढ़ाई कर सके अच्छे लेवल की. तो इसी प्रकार लेखांकन करने के लिए अपन को उसका बेसिक सीखना पड़ेगा, उसके नियम क्या है, उसके सिद्धांत, ये सभी चीजें क्या है, तो ये अपन को सीखना पड़ेगा. तो लेखांकन के सिद्धांत क्या है, तो गैप. उससे पहले अपन पढ़ते हैं गैप क्या होता है. गैप मतलब जर्नली, इसकी फुल फॉर्म है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. इसको नियम बोलते हैं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत. ये क्यों बनाया गया, मतलब लेखांकन की अवधारणा क्यों बनी और इसकी प्रथाएं क्यों बनी, ताकि क्या हो, जो भी अपन जो लेन देन, जो लेखा पुस्तकों में लेन देन कर रहे हैं, सभी व्यवसाय में क्या हो, समान हो. उसके नियम और सिद्धांत उन्होंने क्या हो, समान फॉलो कर रखे हो. अगर आप अपने अनुसार से फॉलो करेंगे तो जो भी व्यवसाय है उनमें समानता नहीं होगी और आपस में तुलना नहीं कर सकेंगे और इसमें गलत फहमियां भी हो सकती है, धोखाधड़ी भी बढ़ सकती है. तो इसीलिए क्या बनाए गए, लेखांकन के सिद्धांत बनाए गए, मतलब सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत बनाए गए. इनको दो भागों में बांटा गया, अवधारणाएं और प्रथाएं. मतलब कॉन्सेप्ट क्या है और कन्वेंशन क्या है, मतलब दो भागों में बांटा गया है लेखांकन के सिद्धांत को, अवधारणा में और प्रथाओं में. तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, केवल अवधारणा ही पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो आज का टॉपिक अपना अवधारणा. अवधारणाएं क्या होती है, तो सबसे पहले अपनी पृथक अस्तित्व संबंधी अवधारणा. पृथक अस्तित्व अवधारणा यानी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. पृथक अस्तित्व क्या होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक बंधन में बंधे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व पृथक पृथक होता है, यानी उनका व्यक्तित्व अलग अलग होता है. उसी प्रकार व्यवसाय में भी क्या होता है, व्यवसाय का जो स्वामी होता है और व्यवसाय जो खुद होता है उसका अस्तित्व क्या होता है, पृथक पृथक होता है. मतलब व्यवसाय का स्वामी और जो ये बिजनेस है या व्यवसाय है, इन दोनों का अस्तित्व, यानी ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं. ये जो व्यवसाय है वह कृत्रिम व्यक्ति होता है कानूनी दृष्टिकोण से. ये क्या कहलाता है, कृत्रिम व्यक्ति कहलाता है कानून की दृष्टि से. मतलब व्यवसाय में जो खर्चे हो रहे हैं और जो आय हो रही है वह व्यवसाय की आय मानी जाएगी और जो व्यक्तिगत उसके खुद के पर्सनल खर्चे हो रहे हैं वे व्यक्तिगत माने जाएंगे. उनसे अपन को कोई लेना देना नहीं है. केवल व्यवसाय में जो खर्चे होंगे, आय होगी, केवल उनसे मतलब है अपन को, उन्हीं को लिया जाएगा. ये व्यक्ति जो भी खर्चे कर रहा है उसके पर्सनल है. इसी कारण यानी ये जो अस्तित्व पृथक अस्तित्व संबंधी अवधारणा है, इसी कारण कैपिटल तथा ड्राइंग इन दोनों शब्द की उत्पत्ति हुई. क्यों हुई, क्योंकि जो भी व्यक्ति, ये जो स्वामी है, इसके द्वारा जो बिजनेस में जो पूंजी दी जाती है, जो भी पूंजी तरह कैपिटल जो भी व्यवसाय को दी गई है, वह व्यवसाय के लिए क्या कहलाती है, आंतरिक दायित्व. ये व्यवसाय का क्या होती है, आंतरिक दायित्व होती है. मतलब उसको चुकाना पड़ता है, चाहे किसी वे में चुकाए, इंटरेस्ट के थ्रू चुकाए, उसको सैलरी पे करे, उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे, मतलब कुछ भी जो भी देता है व्यवसाय एक स्वामी को, व्यवसाय की क्या कहलाता है, व्यवसाय का आंतरिक दायित्व होता है, उसको चुकाना होता है. और जब व्यवसाय में से
व्यक्ति जो व्यक्ति के स्वामी है, कोई भी व्यवसाय संस्था, उसके द्वारा क्या ली जाती है, आहरण की जाती है, मतलब पैसा निकाला जाता है। तो इस आहरण की राशि को पूंजी में से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, मतलब आंतरिक दायित्व को कम कर दिया जाता है, क्योंकि उसने पैसा व्यवसाय से निकाल लिया है, आहरण कर लिया है, उसका आंतरिक जो बिजनेस का आंतरिक दायित्व है कम हो चुका है। अगर कोई संलेख में कोई ये नियम है कि इसके जो भी व्यवसाय है उससे अगर कोई व्यक्ति आहरण ले रहा है तो उसको क्या करेगा, इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा व्यवसाय को, और जो पूंजी दी है उसके लिए जो व्यवसाय है उसको क्या करेगा, स्वामी को क्या चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर संलेख में निहित है तो पृथक अस्थि संबंधी अवधारणा क्या बोलती है कि व्यक्ति और व्यवसाय का, जो व्यवसाय का स्वामी है और जो व्यवसाय है, दोनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति है। ये अपन को ध्यान में रखना है, जो पृथक अस्थि संबंधी अवधारणा बोलती है। अब सेकंड अवधारणा अपन पढ़ेंगे, मुद्रा मापन संबंधी अवधारणा। तो अपनी सेकंड अवधारणा है मुद्रा मापन अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसे कि अपन ने लेखांकन की डेफिनेशन में उसकी परिभाषा में पढ़ा था कि व्यवसाय में उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाएगा जो व्यवसाय से संबंधित है और जिनका हम अपन मुद्रा में कर सकते हैं। केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा अपन लेखा पुस्तकों में करेंगे, मतलब बिजनेस जो है उसमें उन्हीं लेन देनों का लेखा पुस्तकों में किया जाएगा जिनका मापन मुद्रा में किया जा सकता है। जैसे ग्राहक है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है माल, तो माल जो है उसका मापन अपन किस में कर सकते हैं, मुद्रा में मापन कर सकते हैं, मुद्रा में मापन कर सकते हैं। लेकिन यदि एक कर्मचारी है व्यवसाय संबंधित, ये ईमानदार है और बहुत अच्छा वातावरण अपने व्यवसाय में, तो उसका मापन अपन मुद्रा में कर सकते हैं कि 10,000 ईमानदार है या 20,000 ईमानदार है, नहीं कर सकते ना। तो मतलब ये है, ये कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा पुस्तकों में करेंगे जो व्यवसाय से संबंधित है और जिनका मापन अपन मुद्रा में कर सकते हैं, यानी पैसों में उसको तोल सके। ये माल को अपन कर सकते हैं, यहाँ माल इतने रुपए का है, लेकिन ईमानदारी को अपन माप नहीं सकते मुद्रा के अंदर। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है अपना निरंतरता की अवधारणा। ये अवधारणा क्या बोलती है, थर्ड है अपनी निरंतरता की अवधारणा। गोइंग कंकरंट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसे अपन जो लाइफ में पढ़ते रहते हैं तो ये सोच के पढ़ते हैं कि अपन लॉन्ग टर्म तक जिएंगे, इसीलिए अपन डेली पढ़ते रहते हैं। अगर अपन को ये पता हो कि अपन कल मर जाएंगे तो अपन पढ़ेंगे नहीं और अपने अकॉर्डिंग बहुत मस्ती मजाक ये करेंगे। लेकिन अपन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अपनी लाइफ लॉन्ग टर्म तक चलेगी, अपन को कुछ लाइफ में अचीव करना है, इसीलिए अपन पढ़ाई करते हैं। उसी प्रकार व्यवसाय भी क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। व्यवसाय का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि उसको बंद करना है, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरा व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, उसको बंद नहीं करूंगा। अगर कोई विपरीत स्थिति मेरे व्यवसाय के सामने आएगी तो उसका सामना करूंगा। अगर व्यवसाय चलाने लायक नहीं रहा है तो ही मैं उस व्यवसाय को क्या करूंगा, बंद करूंगा। तो व्यवसाय क्या करता है, बिजनेस कब तक चलेगा, दीर्घकालीन तक चलेगा, जब तक उसकी चलने की हिम्मत है तब तक वह चलेगा। अब जैसे मैंने व्यवसाय स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं कि मैं मर गई तो मेरे व्यवसाय को बंद कर देना, चाहे कितने भी प्रॉफिट में हो। बात जितनी भी पुरखे उन सभी को दिया जाएगा, जब तक व्यवसाय चल सकता है तब तक उस व्यवसाय को चलाया जाएगा। तो निरंतरता की अवधारणा क्या बोलती है कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, वह बंद नहीं होगा। अगर कोई व्यवसाय में विपरीत स्थिति आती है तो ही कोई रीजन होगा तो ही वह व्यवसाय को बंद किया जाएगा। तो व्यवसाय की निरंतर अवधारणा ये कहती है। अब अपन फोर्थ अवधारणा पढ़ते हैं, लागत संबंधी अवधारणा। फोर्थ है लागत संबंधी अवधारणा।
यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जितनी भी अपनी किसी वस्तु को स्थापित करने में या उसके जितने भी व्यय लगे उन वह जिस वस्तु की कॉस्ट कहलाएगी उन्हीं जितने पे वस्तु अपन को पड़ी है उसी मूल्य पर अपन को उसका लेखा किसमें करेंगे? लेखा पुस्तकों में करेंगे। लेखा पुस्तकों में किनको करेंगे? कॉस्ट कैसे पड़ेगी? उसको परचेज क्रय करने में, व्यय हुए, व्यय स्थापना व्यय, और जिसमें बोल सकती हूँ विस्तार। अगर मैंने जैसे व्यवसाय में कोई मशीन परचेज की कर ली है और कुछ दिनों बाद में कुछ और पुर्जे लगाना चाहती हूँ, उसका विस्तार करना चाहती हूँ, तो विस्तार व्यय भी इसमें बोल सकते हैं अपन। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? एक वस्तु की क्या कहलाएगी? कॉस्ट कहलाएगी। वस्तु की कॉस्ट में किसको काट दिया जाएगा? जितना भी उसको स्थापित करने में, उसको विस्तार करने में जितने भी व्यय लग रहे हैं उस वस्तु की कॉस्ट कहलाएगी। और उसी लागत पे, उसी जितनी लागत पड़ी उसी लागत पे क्या करेंगे? इसका लेखा पुस्तकों में करेंगे। अपन इस आधार पे नहीं करेंगे जैसे आज मैंने मशीनरी कह कि 23,000 की पड़ रही है और उसका बाजार में मूल्य उसका 25,000 है, तो मैं उसका लेखा केवल 23,000 पे करूंगी क्योंकि मेरी कॉस्ट कितने पड़ी? 23,000 पे। अगर उसका बाहर जो बाजार में मूल्य 20,000 है तो भी मैं उसको कितने पे करूंगी? 23,000 पे करूंगी। मेरा ये उद्देश्य ये देखना नहीं होना चाहिए कि मैं उसको कितने में बेच रही हूँ, मेरे कितने में पड़ी, केवल उसी मूल्य पे मैं लेखा पुस्तकों में उसका लेखा करूंगी। अपन को ये नहीं देखना कि उसको वो कितने में बेच सकते हैं, केवल उसी का लेखा अपन लेखा पुस्तकों में करेंगे जितने पे अपनी जितनी अपनी लागत में पड़ी है। तो लागत संबंधी अवधारणा क्या बोलती है? उन्हीं जो भी वस्तु है जितनी लागत पे पड़ी है उसी मूल्य पे क्या करेंगे? अपन लेखा पुस्तकों में लेखा करेंगे। तो ये थी लागत संबंधी अवधारणा। अब फिफ्थ अवधारणा है लेखांकन अवधि अवधारणा। लेखा अवधि अवधारणा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे अपन पढ़ते हैं हर साल, स्कूल लाइफ में अपन क्या करते हैं? हर साल पढ़ते हैं, हर साल अपना रिजल्ट आता है, अपन को देखना होता है कि अपनी प्रोग्रेस कितनी है, अपन कौन से लेवल पे है। उसी प्रकार व्यवसाय में भी अपन को ये देखना होता है कि अपने व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, अपना व्यवसाय कौन सी स्थिति में है, लाभ की स्थिति में, हानि की स्थिति में, कोई विविधता है, कुछ चेंज करना है, क्या अपन को रणनीतियां बनानी, क्या उसके नियम चेंज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, ये सब अपन को देखना होता है। तो उसको देखने के लिए ये तो बोलते हैं व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, लेकिन उसको अपन को देखना भी तो पड़ेगा, बीच बीच में अपन को देखना पड़ेगा कि व्यवसाय सही है या नहीं है। अब जैसे अपन स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं, अगर अपना व्यवसाय सही नहीं हो, मतलब अपन पढ़ाई सही नहीं करें तो अपन क्या होंगे? फेल हो जाएंगे, अपन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार अपन को देखना होता है। तो ये इसकी अवधि क्या होती है? अपन को पढ़ाई लिखाई में कितनी होती है? 12 मंथ की होती है, 1 महीने, 1 साल बाद में अपन को देखना होता है कि मेरी स्थिति क्या है। उसी प्रकार व्यवसाय में भी, व्यवसाय में ऐसे नहीं कि 12 महीने का ही देखो, अगर आप देखना चाहते हो 3 महीने, 6 महीने से, क्वार्टरली, कैसे भी देखना चाहते हो वैसे देख सकते हैं, लेकिन जो अवधि डिसाइड की गई है कितनी? 12 माह में देखने सबसे अच्छी बताया गया कि 12 माह के अंदर अपन को देखना चाहिए कि अपना व्यवसाय कौन सी स्थिति में अपन को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। और ये कौन सी अवधि हो सकती है? जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकता है। लेकिन जो सरकारी डिपार्टमेंट में जो यूज किया जाता है और जो आयकर अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त है, वह वित्तीय वर्ष कौन सा है? वह वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसको क्या है? ये जो है वित्तीय वर्ष, इसको आयकर अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त है। द्वारा मान्यता प्राप्त है। मतलब बेस्ट अधिकतर जो व्यापारी या जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा कौन सा वित्तीय वर्ष अपनाया जाता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपनाया जाता है, और इसी को अपनाना चाहिए क्योंकि ये सबसे बेस्ट ये वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो अब ये था लेखा अवधि अवधारणा। अब
अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द्विपक्ष अवधारणा। ये अवधारणा क्या बोलती है, सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। अब सिक्स कॉन्सेप्ट है द्विपक्ष अवधारणा। डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, क्या होता है, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके दो पक्ष होंगे। अगर मैंने ये मार्कर खरीदा है तो ये मार्कर मैंने जिस शॉप से लिया है उसको मैंने पैसे दिए हैं और उसने मुझे मार्कर दिया है, या फिर मैंने बोर्ड खरीदा है तो उसने मुझे बोर्ड दिया है और उसने मुझसे मनी ली है, या फिर मैं कुछ बुक किसी को देती हूँ तो मैं बुक दूंगी और उससे पैसा लूंगी। उसी प्रकार कोई भी जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसके क्या होता है, दो पक्ष होते हैं। ये द्विपक्षीय अवधारणा बोलती है, मतलब एक डेबिट और एक क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट कॉन्सेप्ट आता है। और इसको समझने के लिए अपन को लेखांकन समीकरण को समझना होगा। लेखांकन समीकरण, लेखांकन ये तो अपने दिमाग में बैठा ही लेना, अच्छी तरह रट ही लियो। ठीक है, लेखांकन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, संपत्ति बराबर दायित्व, संपत्ति बराबर दायित्व, मतलब जितनी संपत्ति होगी उतने दायित्व। मतलब ये दोनों साइड क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। जो बैलेंस शीट बनाएगी उसके अंदर क्या होगी, दोनों साइड क्या होगी, बराबर। एसेट्स बराबर लायबिलिटीज, ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल ज्ञात करने के लिए अपन को जो भी कोई चीज जो अपन को पता नहीं है, इस इक्वेशन के माध्यम से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको तो अपन को याद ही कर लेना, दिमाग में बैठा लेना है कि लायबिलिटीज बराबर एसेट्स या एसेट्स बराबर लायबिलिटीज, कुछ भी बोल लो, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इधर संपत्ति पक्ष, संपत्ति में क्या लिखते हैं, जितनी भी संपत्ति होती है उतनी संपत्ति अपन लिख सकते हैं। दायित्व, जितने भी दायित्व होते हैं अपन दायित्व पक्ष में लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस इक्वेशन अपन को, इक्वेशन को कितने भी रूप में अपन लिख सकते हैं, जैसे संपत्ति बराबर आंतरिक दायित्व बराबर आंतरिक दायित्व प्लस बाह्य दायित्व भी अपन लिख सकते हैं। तो ये कैसे भी अपन लिख सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स अपन लेते हैं। जैसे अब ये दो पर एक जो मैंने ट्रांजैक्शन किया उसके दो पक्ष कैसे होते हैं। अब जैसे मैंने मशीनरी क्रय की, तो मैंने मशीनरी क्रय की तो मेरे से क्या, मेरे जो भी है व्यवसाय उससे क्या गया, कैश गया। तो मशीनरी मतलब मशीनरी तो मेरे व्यवसाय में आई, लेकिन पैसा गया, कैश क्या हुआ, गया। तो यानी एक जो मैं ट्रांजेक्शन करूंगी उसके कितने पक्ष होंगे, दो पक्ष होंगे। मतलब मशीनरी आई और मेरे व्यवसाय से क्या गया, कैश गया। तो ये मशीनरी भी अपनी संपत्ति होती है और कैश भी अपनी संपत्ति होती है। तो मशीनरी में तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और कैश में क्या कर देंगे, माइनस। फिर भी अपना क्या रहेगा, संपत्ति तथा दायित्व पक्ष क्या रहा है, बराबर। जैसे ये संपत्ति पक्ष है, ये एसेट्स और ये लायबिलिटी, तो इसमें से क्या हो, यहाँ तो अपनी प्लस होगी और यही अपनी क्या करेंगे, माइनस, तो ये बराबर होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन को किसी ने पैसा दिया, कैश अपने पास आया और क्रेडिटर्स क्या हो गए, बढ़ गए। क्रेडिटर्स क्या हो गए, बढ़ गए। अब कैश अपने पास आया तो अपन यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पे भी प्लस कर देंगे, मतलब 10,000 इधर भी बढ़ गया और 10,000 इधर भी बढ़ गया। तो दोनों क्या, दोनों साइड बराबर रहेंगे हमेशा। कोई सा भी ट्रांजेक्शन हो, दो ट्रांजेक्शन जिसके दो पहलू होंगे और दोनों जब अपन उसको इसमें एडजस्टमेंट करेंगे बैलेंस शीट में, तो दोनों पक्ष हमेशा बराबर ही आएंगे, चाहे कोई सी भी एंट्री करे अपन। तो ये था द्विपक्षीय अवधारणा। अब अपन सातवें अवधारणा पढ़ते हैं, 7 नंबर है। नंबर एक तरह कॉन्सेप्ट है आय व्यय का मिलान, आय व्यय व्यय का मिलान संबंधी अवधारणा, संबंधी अवधारणा यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस प्रकार अपनी डेली लाइफ में अपनी मॉम जो है जो क्या करती है, एक बजट बनाती है, अपनी फैमिली के लिए बजट बनाती है और इसमें से जो भी अपनी आय हुई है इनकम, उसके आधार पे क्या करती है, व्यय करती है और कुछ सेविंग कर लेती है। उनका मोटिव क्या होता है कि इसको सेविंग करना होता है, अपन को कुछ बचत करना होता है, लेकिन अपना व्यवसाय किस आधार पे चलता है कि अपन को कुछ लाभ कमाना होता है। तो इसी वजह से अपन को लाभ की स्थिति जाननी होती है कि अपन को व्यवसाय में लाभ हुआ या
हानि हुई। तो किस आधार पर जानेंगे अपने व्यवसाय में कितनी आय हुई और अपने कितने व्यय किए। इसको माइनस कर देने के बाद अपन क्या करेंगे, लाभ व हानि, लाभ या हानि ज्ञात कर पाएंगे कि अपने व्यवसाय को लाभ हुआ या हानि। अब जैसे अपने व्यवसाय में कितनी इनकम हुई, 20,000 की इनकम हुई, लेकिन अपन ने व्यय कर दिए 15,000, तो अपन को फिर भी कितना प्रॉफिट हो गया, 5,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 5,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर यही अपन ने क्या किया, 20,000 की अपनी आय हुई लेकिन अपन ने 21,000 के व्यय कर दिए, तो अपन को क्या हो गया, लॉस हो गया 1,000 का। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, क्योंकि अपन को व्यवसाय की सही लाभ हानि की स्थिति की अपन देखना पड़ता है कि अपना व्यवसाय कौन सी स्थिति में है, कि लाभ की स्थिति में या हानि की स्थिति में है। इस वजह से कौन से बने कि आय व्ययों का मिलान किया जाता है, कितनी आय हुई है और कितने व्यय है उनको मिलाकर, मतलब उनको उसमें से माइनस कर दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि अपन के व्यवसाय को लाभ हुआ या हानि हुई। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्रुअल कॉन्सेप्ट, यानी उपार्जन अवधारणा क्या बोलती है। तो आगे अपनी अवधारणा है उपार्जन संबंधी अवधारणा। उपार्जन अवधारणा, एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। एक्रुअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है जिस प्रकार अपने मम्मी वगैरह क्या करती है, डेली बजट तो बनाती है। अगर जैसे किसी की शादी के लिए उन्होंने अभी तक क्या बना लिए, गहने बना लिए, तो उन गहनों को का टोटल किस में होगा, जब वो शादी होगी, जब उसका बजट बनाया जाएगा या जब उसकी तरह किया जाएगा कि कितना खर्च हो गया उसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन वो अपन ने अभी से कर लिया है, तो इसमें अभी से कर लिया, लेकिन उसका टोटल किस में किया जाएगा, बाद में किया जाएगा। उसी प्रकार क्या होता है व्यवसाय में भी, क्या होता है अपन पहले से ही कुछ ना कुछ व्यय कर लेते हैं या आय हो जाती है, लेकिन अपन को क्या करना है, जो भी एक वित्तीय वर्ष यानी 12 मंथ के अंतर्गत जितनी भी आय तथा व्यय हुए हैं अपन को, चाहे वह इसी वर्ष से संबंधित होनी चाहिए। इस 12 माह से जितनी भी आय तथा व्यय संबंधित है उन्हीं लेन देनों का लेखा करेंगे। इसी अवधारणा के कारण अंतिम खातों का समायोजन किया जाता है। अंतिम खातों का क्या किया जाता है, समायोजन। समायोजन क्या, इनका समायोजन जो भी अपन करते हैं बाद में, अंतिम खाते बनाने के बाद में जब उनका समायोजन करते हैं, जो इस साल से संबंधित है उन एक्सपेंसेस को इस साल में लिखा जाता है, और अगर हमने एडवांस में कर दिया तो उनको घटा दिया जाता है। तो ये केवल उन्हीं लेन देनों को, इसी कारण से क्या हुआ, अंतिम खातों का समायोजन किया जाता है। जो भी 12 माह से आय, 12 माह के अंतर्गत जो भी आय तथा व्यय किए जाते हैं, जो इस 12 माह से क्या संबंधित है, केवल उन्हीं को क्या करेंगे अपन लेखा पुस्तकों में लिखेंगे, जिससे क्या अपन को सही लाभ हानि स्थिति, मतलब इस 12 वर्ष, इस जो पूरे वित्तीय वर्ष में अपन को लाभ हुआ या हानि हुई, यानी अपना व्यवसाय कौन सी स्थिति में है यह पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आगम वसूली संबंधित अवधारणा। यह वैसे इजीली समझ में नहीं आती, इसको ध्यान से समझना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 9 नंबर है आगम व वसूली अवधारणा, वसूली संबंधी अवधारणा, वसूली मान्यता अवधारणा। रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो आगम तथा वसूली अवधारणा क्या बोलती है, आगम और वसूली अवधारणा क्या होती है। और जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, मैंने किसी को माल दिया और उसने पैसे दे दिए, तो माल गया तभी मैं क्या मानूंगी, सेल्स मानूंगी। अगर किसी ने मुझे एडवांस पैसा दे दिया है और मैंने अभी तक माल उसको नहीं दिया है, तो वह व्यवसाय के लिए ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेरी अभी तक सेल्स नहीं हुई है, मेरा माल अभी तक गोदाम में पड़ा है, केवल उसने एडवांस मुझे पेमेंट करा है। अगर वो चाहे तो वो एडवांस ले भी सकता है, उसका कोई अपन उस पर कोई लीगली केस नहीं कर सकते अपन कि उसने पहले एडवांस दे दिया तो मैं उसको चुकाऊंगा नहीं, तो क्या होगा, उसको कोई लीगली अपन उस पर क्या कर सकते, केस नहीं कर सकते। अगर अपन ने क्या कर दिया, किसी को उधार माल दे दिया है
और उसने अभी तक पैसा अपन को नहीं दिया है, तो अपन उस पर कानूनी केस कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने माल की सुपुर्दगी कर दी है, तो उसको लीगली अपन बोल सकते हैं कि मेरा पैसा चुका। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आगम में वसूली की मान्यता क्या बोलती है, अपन तभी वसूली के लिए बोल सकते हैं जब अपन ने माल किसी को दे दिया है। तो ये अवधारणा समझ में आ गई कि जहां पर माल की सुपुर्दगी हो जाएगी, मतलब माल की सुपुर्दगी हो जाएगी, वहीं पे क्या मान लिया जाएगा कि हाँ भाई उसको अपन वसूली मान सकते हैं कि अब वो अपनी आय मतलब देय हो चुकी है। तो ये थी अपनी अवधारणाएं। यह अवधारणाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप। अगर आपको समझ में नहीं है तो एक वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।